हमने स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन भी कर लिया था। सो मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा देती हूँ क्या किया था कल बेसिकली पहले तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल डिस्कस किया था। वो किस वेलोसिटी क्यू से रिप्रेजेंट होती है, क्यू वेक्टर से, एंड वेलोसिटी क्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है और वो क्या होती है, डी आर बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस वाज अ वेलोसिटी वेक्टर और उसकी दो तीन रिप्रेजेंटेशन करवाई थी। हम 3D में कंसीडर कर रहे थे, 2D में अगर कंसीडर करेंगे तो उसका z कंपोनेंट वेनिश हो जाएगा। दैट इज वेलोसिटी के पास ओनली दो कंपोनेंट होंगे अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। ठीक है, देखो ये हमने किया था। और एक चीज की थी कि जो वेलोसिटी होती है इट इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ r एंड t। r वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एंड t इज एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंस q was a function of r and t and r is a function of x y z, so q equals to q vector equals to q x y z t। और इसकी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर फॉर्म में दैट, अच्छा फिर दो फॉर्म्स होती है, इलेरियन फॉर्म और लैग्रांजियन फॉर्म। ठीक है, इलेरियन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, अगर यू वी डब्ल्यू कार्टेशियन कंपोनेंट्स थे वेलोसिटी के, सो वी राइट वेलोसिटी वेक्टर एज यू आई कैप वी जे कैप डब्ल्यू के कैप। और हमें पता है कभी भी वेक्टर अगर ऐसे में हो, उसके तीन कंपोनेंट दे रखे हैं, तो हम उन कंपोनेंट्स को जो आई जे कैप आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स है उसको ऐसे ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट में लिख सकते हैं, दैट इज क्यू वेक्टर इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू। ये इसकी वेरिएंट फॉर्म होगी। अब सिंस यू वी डब्ल्यू के जो कंपोनेंट्स हैं, यू वी डब्ल्यू आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इन द डायरेक्शन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली। सो दीज यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। सो यू कैन और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं हम इसको कि u is a, since u was a function of x y z and t, so we write it as q vector which is a function of r and t is equals to u x y z t I cap v x y z t k cap j cap and प्लस में w x y z t k cap। 2D केस के लिए भाई उसका z कंपोनेंट वेनिश हो जाएगा, दैट इज w इक्वल्स टू 0, सो q वेक्टर आ जाएगा u v 0। ठीक है, लैग्रांजियन फॉर्म क्या होती है, बेसिकली हम डेरिवेटिव की फॉर्म जब कंसीडर करते हैं वेलोसिटी की, उसकी फॉर्म में जब लिखते हैं हम वेलोसिटी को, देन वी हैव लैग्रांजियन फॉर्म। बेसिकली समझने के लिए यही है। तो उसमें since q is equals to dr vector upon dt, so therefore dr upon dt is r vector x I cap y j cap z k cap। इसका डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। सो dx अपॉन dt I कैप ये सब आ जाएगा। तो अगर हम dx by dt ये आ गया और इधर LHS में देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी u v w थे। इन दोनों को कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग LHS एंड RHS, वी गेट दैट u इक्वल्स टू ये x dot y dot v equals to y dot z w equals to z dot, where dot represents what, derivative with respect to time, that is x dot represents derivative of x with respect to time t। सो ये लैग्रांजियन फॉर्म आ गई थी। और फिर हमने कुछ एक अजम्पशन जो कंसीडर कर रहे थे हम फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो पढ़ी थी कि जो सारे के सारे फंक्शन होंगे वो कंटिन्यूस होंगे, उनके डेरिवेटिव्स अकर करेंगे एंड वी फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स नॉट आइंस्टीन। और फ्लूइड मोशन को जब भी हम डिस्क्राइब करेंगे तो मोस्टली हम यूलेरियन मेथड यूज करेंगे। वैसे दो मेथड होते हैं, यूलेरियन लैग्रांजियन, बट वी यूज मोस्टली यूलेरियन मेथड। ठीक है, ये किया था हमने। और नेक्स्ट हमने फिर क्या किया था, स्ट्रीम लाइन्स और पाथ लाइन्स आए थे हमारे पास। अच्छा, तो एक चीज और इसमें ऐड करना कि जो बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन्स है, एक हमारे पास पाथ लाइन्स है, आगे चल के अभी जो आज करेंगे वी हैव स्ट्रिक लाइन्स आल्सो। सो दीज आर आल्सो नोन एज द फ्लो लाइन्स फॉर अ फ्लूइड। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज एक तो ये पढ़े, प्रेशर कंसंट्रेशन टेम्परेचर, ये क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल या यू कैन से फ्लो पैरामीटर्स थे। तो इनका भी नाम है स्ट्रीम लाइन्स पाथ लाइन का भी। वो क्या है नाम कि दीज आर कॉल्ड एज फ्लो लाइन्स फॉर अ फ्लूइड। तो जितने भी होते हैं स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रिक लाइन, दीज आर आल्सो नोन एज अ फ्लो लाइन्स फॉर अ फ्लूइड। ठीक है, स्ट्रीम, अब देखो क्या किया था हमने स्ट्रीम लाइन में। स्ट्रीम लाइन क्या थी कि स्ट्रीम लाइन कोई भी कर्व था फ्लूइड के अंदर,
ठीक है, सच दैट कि उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे मैं कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगी, सो उस टेंजेंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में होगी, फ्लो ऑफ द फ्लूइड की डायरेक्शन में होगी। ये लिखा हुआ है कि स्ट्रीमलाइन इज अ कर्व सच दैट टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, एक बात और ध्यान रखना कि स्ट्रीम लाइन है ना, वो कभी भी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारा फ्लूइड का मोशन, फ्लूइड पार्टिकल का मोशन डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अभी ये आगे चल के आएगा डिफरेंस जो है मेन स्ट्रीमलाइन पाथ लाइन में, आई विल डिस्कस विद यू दैट आल्सो। अभी हम ये करते हैं कि स्ट्रीमलाइन होती क्या है। स्ट्रीमलाइन समझ आ गया कि स्ट्रीमलाइन कर्व होता है फ्लूइड में कि मैं उस कर्व पे कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगी जो उस डायरेक्शन होगी टेंजेंट की, और डायरेक्शंस ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, फ्लो ऑफ द फ्लूइड विल बी कोइंसाइड, दैट इज देयर बोथ देयर डायरेक्शन विल बी सेम। ठीक है, so if we represent tangent vector by t and velocity vector by q, so t is parallel to q। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फिर ये हमने प्रूव किया था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंस इज गिवन बाय dx upon u, dy upon d, dz upon w, where u v w are the components of the velocity vector, that is q। ठीक है, एंड dx dy dz हमारा dr वेक्टर था, क्योंकि टेंजेंट को dr वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। और फिर हमने एक चीज इसमें पढ़ी थी, अच्छा ये अभी बताओ कि इसके प्रूफ में कुछ डाउट था, जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन हमने प्रूव करी थी कि कैसे आती है। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क नाउ। ऐसे किया था हमने कि टेंजेंट वेक्टर No, मींस no, no, टेंजेंट no की। doubt. ओके, सो इसके दो मेथड किए थे, वो क्लियर होंगे फिर शायद अभी। अच्छा, नेक्स्ट टाइम एक चीज, मेन चीज क्या करी थी हमने कि जो ये स्ट्रीमलाइन होती है, इट इट हैज डबली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या है, dx upon u dy upon v equal to dz upon w। so these kind of differential equation whenever you will give to differential equation वाली theory जो हमने BSc में graduation में की थी, you will find out whenever you had these kind of differential equations, इसको हम ऐसे solve किया करते थे कि equal to some constant lambda रख लेते थे और फिर solve करते थे, दो को एक साथ लेके जैसे भी करते थे। तो आप देखोगे कि वहां पे भी जब हम solve करते थे तो हमारे पास क्या आते थे, दो कर्व्स आते थे, दिस जहाँ मैंने अभी फाई और डाई से रिप्रेजेंट करे हैं। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का आएगा कि फाई एक्स वाई जेड सी वन, जाई एक्स वाई जेड सी टू, वेयर सी वन एंड सी टू आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो वी कैन टेक these C1 C2 can take infinitely many values। तो इसीलिए यहाँ पे infinitely many वर्ड आया। और क्यों हमारे, क्योंकि हमारे पास दो कर्व्स आते हैं, दो सरफेसेस आते हैं ये, so you have the word doubly। so जब भी आप इसको यूज उसको सॉल्व करोगे, so you have general solution kind of this which implies that this has doubly infinite many solution। इसका नाम दे दिया है, किस लिए दिया है वो मैंने अभी किया है, डिस्कस क्यों नहीं नाउ। सो हमने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंगलाइन ये होती है और these will have doubly infinite solution। next you have, next parameter is have path lines। क्या होती है path line? is basically the path traveled by the motion of the fluid particle, ठीक है, in a given interval of time। अब एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर क्या है, बेसिकली पाथ लाइन क्या बोल रहा है कि जितना भी पाथ ट्रेवल करता है, ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल कितने भी टाइम के अंदर, मान लो मेरा इसका एग्जांपल होता है कि अ बलून फ्लोटिंग इन द एयर। तो अगर बलून उड़ रहा है हवा में, तो जितना भी वो पार्ट ट्रैवल कर रहा है, बेसिकली वो उसको क्या रिप्रेजेंट करेगी, पाथ लाइन करेगी। सो यू also see here is that कि path line किसी given instant of time पे fluid particle का motion नहीं बताता है, बल्कि ये किसी भी point पे, किसी भी instant of time पे ये particle का motion बता रहा है। ठीक है, so this is the main thing here to be noted कि path line is path traveled by a particle of fluid particle in a given interval of time। Next you had the equation of path lines कैसे आती है कि q equal to dr upon dt करती हूँ मैं, उसी से ही equation of path line आ जाती है कि अब q equal to dr upon dt है, तो q के कंपोनेंट u v w होते थे, dr upon dt को कैसे लिखोगे, r is x I cap plus y j cap plus z k cap upon d upon dt, इसका rate of change of with respect to time करेंगे, so you have dx upon dt I cap plus dy upon dt j cap plus dz upon dt k cap। so you get this वेक्टर। फिर डॉट रिप्रेजेंट्स वही चीज जैसे हमने ऊपर की दी थी लैग्रांजियन में कि डॉट रिप्रेजेंट्स
rate of change with respect to time, and x that represents the rate of change of x with respect to time. So comparing these you will get that first component first के साथ compare equal हो जाएगा, second के equal, third के equal. So you are getting this thing, that is dx upon dt u, dy upon dt v, dz upon dt w. अब मैं इन तीनों को अगर एक कंपाइल करके लिखना चाहूँ, जैसे यू हैव स्ट्रीमलाइन, तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डेंस चाहते हैं, तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि उसी से रिलेटेड कुछ आ जाए, उसी तरह की कोई इक्वेशन आ जाए. सो मैं कंपाइल करके लिखूंगी तो क्या आएगा, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v, dz अपॉन w इक्वल्स टू सम dt, इक्वल टू dt. ठीक है. सो दिस इज क्या, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन. एंड अब भी वही है कि जब हम इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सो यू विल गेट ट्रिपली इनफाइनाइट सॉल्यूशन. वहाँ पे आपके पास फाई और जाई थे, दो आए थे, यहाँ पर आपके पास तीन आ जाएंगे कि फाई एक्स वाई जेड सम c1 कांस्टेंट, जाई एक्स वाई जेड some c2 constant, एक और आ जाएगा gamma x y z is some c3 constant. So infinite solution, and you have t surfaces, so you have triply infinite solution. So दो एक और हमारे पास डिफरेंस ये हो गया पाथ लाइन स्ट्रीमलाइन में, कि जो स्ट्रीमलाइन की इक्वेशंस होती हैं that have doubly infinite solution, whereas the equation of path lines have triply infinite solutions. ठीक है. और एक और चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जो स्ट्रीमलाइंस होती है ना, बट दे से कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं कि उस इंस्टेंट टाइम पे जब भी मैं टेंजेंट खींचती हूँ, तब मेरी और फ्लो जो हो रहा है जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड, दैट शुड कोइंसाइड. क्यू वेक्टर की डायरेक्शन बेसिकली क्या है कि मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स है. ठीक है. तो इसका स्ट्रीमलाइंस का एक मतलब हम अंडरस्टैंड वे में करें कि तो टेंजेंट की डायरेक्शन और जिस डायरेक्शन में फ्लूइड पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दे विल बी सेम. ठीक है. तो स्ट्रीमलाइन जो है गिव द मोशन ऑफ ईच पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मोशन ऑफ द पार्टिकल बता रहे हैं, है ना. और पाथ लाइन क्या बोल रहा है, पाथ लाइन तो पूरा, ये डेफिनेशन से पता चला था कि तो पूरा पाथ कवर जितना भी करता है पार्टिकल इंस्टेंट इन द टाइम इंटरवल. सो पाथ लाइन क्या था, पाथ लाइन गिव द मोशन ऑफ गिवन पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. whereas so ये डिफरेंस है स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन में, कि स्ट्रीमलाइन गिव द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है. given instant of time, not any, whereas path line gives the motion of given particle at any instant of time. डिफरेंस क्लियर है ये दोनों में. स्ट्रीमलाइंस पे था क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हम मोशन फ्लूइड पार्टिकल्स के मोशन की डायरेक्शन बता रहे हैं. ओके. और पाथ लाइन में क्या था, किसी भी टाइम के ऊपर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू आर टेलिंग कि यहाँ, क्योंकि बेसिकली पाथ लाइन क्या था कि जैसा पाथ वो कवर कर रहा था, जहाँ जहाँ जा रहा था फ्लूइड पार्टिकल, ये. तो पाथ लाइन जो था कि हर किसी भी इंस्टेंट पे उसके मोशन के बारे में बता रहा था. दिस इज द डिफरेंस. जब हमने स्ट्रीमलाइंस की डेफिनेशन करी थी, क्या. तो उसमें हमने बोला था हाँ. कि किसी भी टाइम पे जो हम फ्लूइड पार्टिकल की जो टेंजेंट मतलब वो लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, और जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट की वो इक्वल होगी, मतलब सेम होगी. तो हम इसमें भी तो किसी भी गिवन इंस्टेंट टाइम में ले सकते हैं ना, मतलब जो डिफरेंस है टाइम वाला, कोई लेकिन एक क्लियर करिए. हम वहां पर क्या कर रहे थे, हम वहां पे इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कंसीडर कर रहे थे स्ट्रीमलाइन को. मैं जब भी स्ट्रीमलाइन बोल रही थी तो मैं एक पॉइंट पे लेंगी ना टेंजेंट, तो समझ रही हो. तो पॉइंट पे कि टेंजेंट तो लेंगे, बट सर ने भी ये रिपीट किया था कि किसी भी टाइम पे ले सकते हैं. कोई टाइम, हमारे पर्टिकुलर टाइम नहीं था उस टाइम पे. डेफिनेशन में लिखा हुआ है ना कि किसी भी टाइम पे बोल सकते हैं. देखो स्ट्रीमलाइंस में था ना, तो वो हर पार्टिकल का गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मोशन बता रहा था. ठीक है. और पाथ लाइन में क्या होता है, इट गिव द मोशन ऑफ गिवन पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब स्ट्रीम लाइंस में हम पर्टिकुलर एक टाइम लेके चल रहे हैं. हाँ,
गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हर पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं। लेकिन पाथ लाइन में, क्योंकि पाथ लाइन का मतलब क्या है कि पाथ लाइन में वो सारा पाथ कवर्ड हो गया किसी भी पार्टिकल का, किसी भी इंस्टेंट पे। एक बार दोनों डेफिनेशन पीडीएफ से थोड़ा सा रीड कर देना, एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो गया है, एक बार करना रीड थोड़ा सा। देखो स्ट्रीमलाइन वाली चीज क्या बोल रही थी कि streamline is a curve such that the direction of tangent at any point at any time, क्या मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करूंगी, ये चीज है कि किसी भी टाइम पे हो रहा है, बट मैं कभी भी जब मैं बात करूंगी तो वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, हम एक टाइम पे एक पार्टिकल की पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चीज बता रहे हैं ना, कि मैं वहां पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी और फ्लूइड वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी कुछ, तो वो दोनों कंसाइड करनी चाहिए। ठीक है, so what it say that ki direction of the tangent at any point at any time coincides with the direction of the fluid velocity at that point at that instant of time. Okay, and whereas path lines are basically कि path lines are completely जो cover करता है path, वो बता रही है path line is a path traveled by the motion of the single fluid particle in a given interval of time. कुछ क्लियर हुआ इससे डिफरेंस? यहाँ पे एक सर्टेन पाथ, इससे क्लियर नहीं हुआ, मतलब दोनों ही चीजें मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल ही बता रहे हैं ना। वहाँ पे यहाँ, हाँ फ्लूइड, था कि गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम था, हाँ यहाँ पे एक इंटरवल है, यहाँ पे फिर इंस्टेंट टाइम नहीं है, वो पूरे इंटरवल में मोशन होता ही रहेगा। वहाँ पे क्या है, मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे देख रही थी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, अपना फ्लूइड मोशन में है, ठीक है, कोई भी एक टाइम है, उस पे मैं क्या कर रही थी, कर्व है मेरे पास, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही थी, और वो टेंजेंट अगर मेरी मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल के साथ कंसाइड कर गई थी ना, तो मैं बोल रही थी कि ओके इट इज स्ट्रीमलाइन। बट पाथ लाइन कभी भी आप देखोगे तो वो कोई टाइम के बारे में नहीं बताता, वो कोई भी टाइम ले रखा होता है, उस पे हमेशा हमें फ्लो ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स मिलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। उसमें टाइम के ऊपर कंडीशन नहीं है बेसिकली। हाँ, जब मैं पाथ लाइन कंसीडर करूंगी तो वो मेरे को क्या बताता है कि मेरे फ्लूइड पार्टिकल मूव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन पे किसी इंस्टेंट पे हमारे पास उसके मूवमेंट आती है। स्ट्रीमलाइन का ये मतलब नहीं है कि मान लो एक सेकंड पे फ्लूइड पार्टिकल जो था उसका मोशन ये था, और टेंजेंट की डायरेक्शन भी जब मैंने ली तो वो कंसाइड कर गई, ठीक है, वो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के, लेकिन वो ये नहीं बताता कि मैं अगर 1 सेकंड से 2 सेकंड कर दूंगी तो उस पर भी सेम चीज अकर करेगी। यस यस, यही डिफरेंस है और एक्चुअली जब मैं इसमें। पाथ लाइन कंसीडर करती हूँ तो पाथ लाइन में मेरा पूरा का पूरा वो फ्लूइड पार्टिकल का मोशन दिख जाता है। एग्जाम्पल लिया ना कि बलून का लेंगे तो बलून फ्लोट करता है एयर में, वो जो सारा का सारा उसने कवर किया जहाँ जहाँ से वो गया है बलून, तो वो सारा का सारा आता है उसके अंदर पाथ लाइन के अंदर। मेरा स्ट्रीम लाइन वी कंसीडर एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। आई होप अब क्लियर होगा थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, नहीं अभी भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, क्योंकि आरती अगर मैम, मैं डिस्कस नहीं आपका होगी क्लियर तो मैं आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट। वॉइस है वो थोड़ा सा हल्का आ रहा है, कैन यू इंक्रीज योर वॉइस? मेरा हाँ, मेरे को हल्का लग रहा है। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, पहले से बेटर है थोड़ा। ओके, सो अभी जो मैंने डिफरेंस बताया ये क्लियर है सभी को? अगर कुछ भी डाउट है सो प्लीज आस्क। स्ट्रीमलाइन और पाथ लाइन में ये हमारे समझने के लिए ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, एक बात बता देती हूँ मैं। बोलो।
नो डाउट अभी आई थिंक क्लियर तुम है। आगे बढ़ो। अगर बाई चांस मतलब एक बार हाँ, जब वो अगर फिर गो भी थ्रू हो जाता है करेंगे तो ना लास्ट में पूछ नेक्स्ट क्लास। लेना, हाँ हमारा कुछ रह जाएगा तो वी विल डिस्कस हाँ दैट नेक्स्ट क्लास हाँ ओनली। हाँ हाँ, अभी के लिए तो क्लियर है ऐसे। तो स्ट्रीमलाइन और पाथलाइन की भी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होंगी कि स्ट्रीमलाइन और पाथलाइन का मतलब क्या है अलग अलग से वैसे तो। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अच्छा, स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो भी बता दिया था कल। देखो, स्टेडी फ्लो में क्या था कि कोई भी पैरामीटर, फ्लूइड पैरामीटर चेंज ना हो, फ्लो पैरामीटर्स और यू कैन से फ्लूइड पैरामीटर्स चेंज अगर ना हो, देयर इज नो चेंज इन देम, देन वी से दैट फ्लो टू बी स्टेडी। स्टेडी वर्ड से पता चल रहा है कि एक जैसा, मतलब एक तरह से। ठीक है, so a fluid flow is said to be steady if del q by del t, del rho by del t। यहाँ पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि q was a function of x y z and t। ठीक है, चारों का फंक्शन था, बट आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई चेंज ना हो तो आई एम यूजिंग हियर द पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। So if del q by del t, del rho which is density by, ठीक है, del rho by del t and del t by del t, del c by del t tends to zero at every point। मतलब हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी हुई, चाहे डेंसिटी हुई, चाहे टेम्परेचर हुआ, चाहे कंसंट्रेशन, विच आर नथिंग बट द फ्लो पैरामीटर्स, उन सबका चेंज जीरो होगा। दैट मीन्स सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, दे विल रिमेन कांस्टेंट। और ये बता रखा है क्यू वेक्टर यहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, रो डेंसिटी को, टी टेम्परेचर, सी कंसंट्रेशन। So if they remain constant in a flow, then we say that flow to be steady। if they does not remain constant, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, किसी टाइम पे मान लो कि वेलोसिटी मेरी वन है, किसी टाइम पे मेरी वेलोसिटी 2 है, कहीं पे बढ़ जा रहा है उसका फ्लो, कहीं पे कम थोड़ा कम हो जा रहा है, तो there is a change in flow parameter, so we say that the flow to be unsteady। ओके, नेक्स्ट इज की फोर्स। इन दोनों को हम लोग ऐसे कह सकते हैं ना, कांस्टेंट फ्लो और वेरिएबल फ्लो, लाइक यही टाइप का है ना। जब हम कांस्टेंट फ्लो होगा तो ऑल आर जीरो, मतलब सभी का लेंगे तो, और यदि वेरिएबल फ्लो होगा तो ऑल आर नॉट जीरो, और बेसिकली मतलब चेंज होगा उसमें। द नॉट जीरो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि एक रिमार्क है कि फॉर स्टेडी फ्लो स्ट्रीमलाइंस एंड पाथ लाइंस कोइंसाइड कैसे करती हैं, क्योंकि देखो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी जो होगी या कोई भी पॉइंट होगा वहां पे वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब सेम वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, और उसकी एक तरह से डायरेक्शन भी सेम हो गई, तो स्ट्रीम लाइंस में जब भी कंसीडर करूंगी या पाथ लाइन जब भी कंसीडर करूंगी वो सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अब जो है वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तो मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो डायरेक्शन रही है इन दोनों की अगर कंसाइड करिए तो वो उस और कोई पॉइंट कंसीडर करूंगी तो उस पर भी कंसाइड करेगी, बिकॉज द वेलोसिटीज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब भी मैं टेंजेंट की डायरेक्शन कंसीडर करूंगी और वेलोसिटी, तो वो सेम होएगी, कंसाइड कर जाएंगी डायरेक्शंस। हमने एक इसीलिए हमने एक मैथ में एक रिजल्ट भी तो पढ़ा है, यदि टेंजेंट मतलब सेम रहती है तो उसका जो डेरिवेशन है वो भी जीरो रहता है, तो उधर से भी हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि स्टेडी फ्लो टेंजेंट मतलब इसको एक बार वो करो, रिपीट, क्या बोला तुमने? जब टेंजेंट किसी दूसरी टेंजेंट के मतलब जो कोई टेंजेंट है वो किसी दूसरी टेंजेंट के पैरेलल हो जाते हैं तो उस पर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, तो यहाँ से भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि वो स्टेडी फ्लो हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तो अगर हमारे पास स्टेडी फ्लो होता है तो स्ट्रीमलाइंस और पाथ लाइंस हमारी सेम कंसाइड कर जाती हैं। ना ये पाथ लाइन का एग्जाम्पल बता रखा है जो मैं रिपीट कर रही थी बार बार, बलून वाला, वही है ये। एंड अ पाथ लाइन इज अ पाथ विच अ फ्लूइड पार्टिकल ट्रेसेस। अच्छा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, स्ट्रीक लाइंस का। स्ट्रीक लाइंस क्या होता है, इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, बस एक डेफिनेशन दे रखी है। अ स्ट्रीक लाइन इज अ कर्व्ड लाइन फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स व्हिच हैव पास्ड थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। सो स्ट्रीक लाइन में क्या होता है कि कर्व लाइन बनती है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फ्लूइड पार्टिकल्स, और वो फ्लूइड पार्टिकल्स किसी एक सर्टेन पॉइंट से
निकले हुए होते हैं, विच हैव पास्ड थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर कोई चिमनी है, चिमनी का ले लो चाहे, हाँ इसने बोल रखा है कि अ स्मोक इज फ्रिक्वेंटली इंजेक्टेड इनटू अ फ्लूइड टू ट्रेस इट सब्सिक्वेंट मोशन, ठीक है। या फिर हम ले सकते हैं कि जब हम चिमनी से धुआं निकलता है तो, और धुआं निकलता है और जब उसका मोशन होता है, ठीक है, सो उसमें रिंग्स बनती हैं। इफ यू आर कंसिडरिंग स्मोक के पार्टिकल्स का मोशन, तो रिंग्स बनती हैं, सो दैट मोशन इज फॉर्मिंग अ स्ट्रीक लाइंस, ठीक है। वो पर्टिकुलर किसी चिमनी जो हो गया वो एक पर्टिकुलर सर्टेन पॉइंट हो गया और वहां से ये स्मोक निकल रहा है। ओके, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रीक लाइन। वही दे रखा है, डायोड स्मोक इज फ्रिक्वेंटली इंजेक्टेड इनटू अ फ्लूइड टू ट्रेस इट्स सब्सिक्वेंट मोशन, द रिजल्टिंग डायोड स्मोक ट्रेल्स आर कॉल्ड स्ट्रीक लाइंस। इसमें बेसिकली एक तो ये वाली बात है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो किसी एक सर्टेन पॉइंट से पास करेंगे, ठीक है, और इसमें कर्व लाइन फॉर्म्ड होती है स्ट्रिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स से, तो वो स्ट्रीक लाइन बनती है। और ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये क्लियर है स्ट्रीक लाइन का मतलब? मैं वन टाइम और रिपीट कर दूं, मेरे को नहीं हुआ। Okay, a streak line is a curved line formed by a string of fluid particles. अब you can say combine कर रहे हैं हम fluid particles को in form of string, तो उससे बनती है, वो curved line होती है, which have passed through a certain point. बेसिकली ये भी कर्व लाइन होती है, बट इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल्स किसी एक पॉइंट से इंजेक्ट होते हैं इनटू द फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने चिमनी का बताया वो भी कंसीडर करते हो, तो चिमनी में जब धुआं निकलता है ऊपर से, तो दैट चिमनी इज दैट सर्टेन पॉइंट, और वो जो धुआं निकल रहा है और जो रिंग्स बनती हैं स्मोक की, ठीक है, वो स्ट्रिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स हो गया। तो स्ट्रिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स से जो कर्व लाइन बनती है ना, दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीक लाइंस। और वही बोल रखा है, डायोड स्मोक इज फ्रिक्वेंटली इंजेक्टेड इनटू अ फ्लूइड टू ट्रेस इट्स सब्सिक्वेंट मोशन, द रिजल्टिंग डायोड स्मोक ट्रेल्स, जो स्मोक और डाई जो निकल रही है जो आ रही है फ्लूइड में फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, आर कॉल्ड स्ट्रीक लाइंस। मतलब मतलब आपका कहने का मतलब है जो चिमनी से धुआं निकलता है उससे जो एक लाइन बनती है उसी को आप कह रहे हैं स्टिक लाइंस। हाँ, हाँ ना, गॉट इट, ठीक है, थैंक यू। और इसमें स्ट्रिंग बनेगी फ्लूइड पार्टिकल्स की, और वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से आएंगे बेसिकली। ओके ओके, ओके। नेक्स्ट। स्मोक का जो मोशन होता है उसको अगर तुम मतलब उसको अगर तुम शेप में देखो तो हाँ उसकी बात की जा रही है। हाँ, अच्छा तो क्लियर है स्ट्रीक लाइन? अगर डाउट है किसी को तो मैं एक बार रिपीट कर दूंगी दोबारा ये चीज। एनीबॉडी हैज एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट? This is also an example of flow lines for a fluid. नो डाउट, नो डाउट। दीपक, पंकज, ठीक है। पंकज, हाँ हाँ बोलो। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है? भाई कहीं चला गया था क्या? हेलो, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रीम ट्यूब का। स्ट्रीम ट्यूब कैसे होती है? इफ वी ड्रॉ द स्ट्रीम लाइंस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ अ क्लोज कर्व, मैं कोई क्लोज कर्व कंसीडर कर रही हूँ, उससे अगर मैं स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, इन द फ्लूइड, देन वी ये जो हमारे पास फिर एक स्ट्रीम ट्यूब आती है। तो बेसिकली स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है? जब क्लोज कर्व से स्ट्रीम लाइन ड्रॉ करते हैं, सो वी हैव स्ट्रीम ट्यूब। If we draw the streamline through every point of a closed word T in the fluid, we obtain the stream tube.
अब यहाँ पे तो मेरे को ट्यूब बनती दिख नहीं रही, लेकिन अगर मैं देखूँ तो क्लोज्ड कर्व है, तो अगर मैं यहाँ से सारी जगह पे स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर दूंगी, मतलब यहाँ इन लाइंस पे, ये जो कर्व्स हैं एक तरह स्ट्रीम लाइन कर्व्स होती हैं, इन कर्व्स पे कभी भी मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी और फ्लूइड का मोशन जो होगा वो उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो मैं ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे इस कर्व के क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर स्ट्रीम ट्यूब के लिए सबसे पहली बात, जिस कर्व से मैं स्ट्रीम लाइंस बना रही हूँ वो कर्व क्लोज होना चाहिए मेरा, और उसके हर पॉइंट से देखो ट्यूब कैसे बनेगी, यहाँ पे तो एक इधर इधर का दिख रहा है, मैं उधर से भी लाइंस ड्रॉ करूंगी। सो अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये ट्यूब सी आ रही है, तो इसी को हमने स्ट्रीम ट्यूब बोल दिया। स्ट्रीम ट्यूब क्यों बोला, क्योंकि स्टीम लाइंस इंजेक्ट करी थी एट एवरी पॉइंट, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम ट्यूब। तो स्ट्रीम ट्यूब इज फॉर्म्ड व्हेन स्टीम लाइंस when we draw stream line through every point of a closed curve T, so we get a stream tube। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। इसमें कुछ नहीं था, बस ये एक पर्टिकुलर टाइप की वो बता रखी थी कि ऐसे हमारे पास चीज आती है जब हम, हाँ आगे बढ़ो। ओके नाउ नेक्स्ट इज, अब क्या है हमारे पास, स्ट्रीक लाइन हो गया, स्ट्रीम ट्यूब हो गया, ये कल हो गया था। ओके फिर एक बार डेफिनेशंस हैं, वन डायमेंशन फ्लो क्या होता है, टू डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, ये चीज देखो क्या है इसमें। वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब, हमारे पास वन डायमेंशन का हमें मतलब पता है कि एक ही एक्सिस होगा, बेसिकली मोर जनरल वे ये होता है। वन डायमेंशनल फ्लो का मतलब एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायमेंशन में फ्लो होता है हमारे पास, ठीक है। तो वेलोसिटी के जो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स थे, वो यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट हो जाएगा, 3 की बजाय एक आ जाएगा, और जो 2 कंपोनेंट थे, 2 डायरेक्शंस में जो और कंपोनेंट थे वो 0 हो जाएंगे, टू मेक इट इन वन डायरेक्शन। सो 3 एक्सिस होते हैं कि x y z। सो वन डायमेंशन फ्लो का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल इज अलोंग वन डायरेक्शन ओनली। सो वी हैड v equals to vx, vy, vz, where vx represent the component of the velocity vector v in the direction of x axis or in the x direction, vy represents the component of the velocity vector v in the y direction, vz represents the component of the velocity vector v in the z direction। Now since it is in one dimension flow and velocity is along one direction, so दो component जो हैं y और z के respect में वो basically 0 हो जाएंगे यहाँ पे। So we have only one component of the velocity that is along x direction and it is equals to, इसको फिर ऐसे लिखेंगे vx, और वो x और t पे डिपेंड करेगा। वहां पे हमारे पास x y z t पे डिपेंड कर रहा था, तीनों कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट से, बट हियर सिंस इट इज वन डायमेंशन फ्लो तो y और z के z पे डिपेंड नहीं करेगा। सो इट इज vx x, t, ये सिर्फ x और t का फंक्शन रह जाएगा, और उसको रिप्रेजेंट करना हो वन डायमेंशन फ्लो तो उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ओनली एक्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं, दिस इज वन डायमेंशनल फ्लो। टू डायमेंशनल फ्लो को क्या है, अ फ्लूइड इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ देयर इज नो वेलोसिटी बाय z एक्सिस, मतलब x और y में तो कुछ होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, बट वेलोसिटी हैज नो कंपोनेंट अलोंग z डायरेक्शन, so there is no velocity by z axis। तो वही लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि z axis के अराउंड जो vz कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा। अब जो ये सारे कंपोनेंट थे x y z और t पे डिपेंड कर रहे थे, बट यहाँ पे z axis के अलोंग कोई कंपोनेंट ही नहीं है, और यू कैन से z axis हमारे पिक्चर में है ही नहीं, सो these components will only depend on x y and t। तो यहाँ पे x और y के रहेंगे, vz 0 हो जाएगा टू मेक इट एज टू डायमेंशनल फ्लो। 3 डायमेंशनल में तीनों आ जाएंगे। तो बता रखा है अगर मेरे को कोई 2 डायमेंशनल का फ्लो रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूंगी, दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो फ्लो होगा ना, दैट विल रिप्रेजेंट अ 2 डायमेंशनल फ्लो, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हो रहा है, z डायरेक्ट एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, x और y में डायमेंशंस आ रही हैं सिर्फ, तो दिस इज द 2 डायमेंशनल फ्लो। कोई भी दो पैरेलल लाइन ले ली, ठीक है, उसके बीच का फ्लो पार्टिकल्स। नाउ 3 डायमेंशनल फ्लो में तीनों एक्सिस के अराउंड भी वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, वाई एक्सिस के अराउंड भी और जेड एक्सिस के अराउंड भी होगा। तो इसमें हमारे तीनों कंपोनेंट जो हैं वो एक्स वाई जेड और टी सब पे डिपेंड करेंगे। और एग्जाम्पल इज स्फीयर। स्फीयर में कोई फ्लो होता है तो उसमें स्फीयर है हमारे पास,
तो जब भी मैं यहाँ पे फ्लो होगा मेरा तो उसमें वेलोसिटी कम जेड एक्सिस की डायरेक्शन में भी आएगा, वाई में भी आएगा और एक्स में। ओके, तो ये थे फ्लो के 3 टाइप्स डायमेंशन। नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होती है। वेलोसिटी का तुम कोई भी 3D वही होगा ना, क्या बोल रहे थे तुम दोबारा मतलब repeat? स्पेसिफिकली स्फीयर के लेवल जरूरी नहीं है ना, मतलब कोई भी 3D ले सकते हैं। यार समझ नहीं आया। 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए कोई भी 3D हाँ, ये लेके कर सकते हैं हम। पता है हम जब भी 3D लेते थे तो स्फीयर्स हुआ या जो भी 3D ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो कंसीडर करते थे, तो यहाँ भी हम उन्हीं ऑब्जेक्ट में मोशन कंसीडर करेंगे एक तरह से फ्लूइड का। जस्ट लाइक कौन, सिलेंडर, हाँ क्यूब, क्यूबॉइड, सारा कुछ। हाँ 3D। ओके, नेक्स्ट क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल। देखो कैसे है कि मान लो फ्लूइड की वेलोसिटी दे रखी है एट एनी टाइम t इज दिस। Okay, when the fluid velocity at time t is q equals to uvw in Cartesians. Uvw are basically the components of the velocity vector q in xyz at any time t velocity है। The equation of the streamlines हमें पता है कि dx upon u dy upon v dz upon w होगी। अब these curves cut the surfaces, this surface अगर मैं ये surface consider करूँ so we will see that कि these surfaces, ये जो streamline की equation है इस curve को orthogonally कट कर रही है, मतलब इनके बीच में कोसाइन जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हम प्रूफ करेंगे अलग से बाद में, आई विल प्रूव इट। सो अभी के लिए बस हमने ये बोला है। ठीक है, वी विल प्रूव दिस। नाउ सपोज दैट कि कंसीडर एनी टाइम t वी कैन फाइंड अ स्केलर फंक्शन फाई। हम कुछ स्केलर फंक्शन फाई कंसीडर कर सकते हैं विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एंटायर फील्ड, और ये स्केलर फंक्शन फाई है वो सेम रहेगा फ्लो एंड सच दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन कि सच दैट इट सेटिस्फाइज दी। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास वेलोसिटी दे रखी थी किसी टाइम t पे और एक हमने ये सरफेसेस कंसीडर कर एंड सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वी कैन फाइंड स्केलर फंक्शन फाई। ठीक है, सच दैट हमारा जो है कि माइनस ऑफ डी फाई, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई है इज इक्वल्स टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। ओके, ये है। देन वी से दैट कि दिस फाई जो है जो हमारे पास आ रहा है स्केलर फंक्शन इज टर्म्ड एज वेलोसिटी पोटेंशियल। इसी फाई को वेलोसिटी पोटेंशियल कहते हैं। और अगर मैं और देखूं इसको कि क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो डी फाई क्या है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर फंक्शन फाई। फाई ध्यान रखना, जो जिसको मैं वेलोसिटी पोटेंशियल बोल रही हूँ मैं, ये हमेशा स्केलर फंक्शन है। यहाँ पे स्केलर फंक्शन, इट इज अ स्केलर फंक्शन। सो सिंस वी नो दैट टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, डी फाई का कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। और RHS में क्या था मेरे पास, यू डी एक्स वी डी वाई डब्ल्यू डी जेड। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगी कोफिशिएंट्स को। सो यू हैव u इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल वाई, w इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल जेड। और एक ध्यान और रखना, जब मैं कंपेयर करता हूँ एक नेगेटिव साइन होता था मेरे पास, तो ये नेगेटिव भी आएगा। ठीक है, तो और सिंस वी नो दैट दिस q u v w are basically the components of the velocity vector and this del phi upon del x, del phi upon del y or del phi upon del z are the components of d phi, sorry these are the components of gradient of phi। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करती हूँ इन सबको तो वी हैव कि q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, तो जब हम ऐसा कुछ टर्म आती है हमारे पास, सो वी कॉल फाई एज द वेलोसिटी पोटेंशियल। और इसका एक और नाम है, इनको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि when 5 volts क्या था, ये वाला नहीं, वेलोसिटी पोटेंशियल हो गया और एक नाम हो रहा है इसका, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और बोलते हैं, इसमें देख नहीं रहा।
ओके नहीं है, कोई नहीं। इस पेज के एंड में ही है, देखो ना जो भी खोल रखा है। नहीं, इससे ऊपर वाले के एंड। हाँ ये रहा आर इक्विपोटेंशियल। ओके जो हमने ये जो वेलोसिटी पोटेंशियल जिस फंक्शन को बोल रही हूँ मैं, जो स्केलर फंक्शन फाई है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी पोटेंशियल सो दैट क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। दिस फाई जो है बेसिकली एक सरफेस था, फाई एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा था ना ये चीज। सो दिस इज अ सरफेस विच इज ऑल्सो नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और नोन एज इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है। so this is called वेलोसिटी पोटेंशियल। ये वेलोसिटी पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें पता चलती है अभी। So that this is velocity potential is a scalar function phi such that q equals to minus times of gradient of phi. Now पेज पे वापस जाना बुक पे, हाँ उसमें लास्ट में क्या लिखा है कि ये वाला the field of the source equipotentials are cut orthogonally by the हाँ streamline. ये मैंने अभी बताया था ना कि ये वाली जो चीज बोली थी मैंने यहाँ पर कि अगर किसी इंस्टेंट q टाइम पे q वेक्टर अगर हमारे पास वेलोसिटी ये होती है तो स्ट्रीमलाइंस की इक्वेशन ये दी जाती है और दी स्ट्रीमलाइंस कट द सरफेसेस दिस, ठीक है। और ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, इसका प्रूफ हम करेंगे कल, ठीक है। तो फिर वहीं से आएगा कि और ये जो फाई है, फाई डी माइनस डी फाई है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब मैं इसका करूंगी ना तो यहीं से आ जाएगा कि दिस फाई विल आल्सो कट द स्ट्रीमलाइंस ऑर्थोगोनली। ये हम कल करेंगे। When I will do that, इन दोनों के बीच में कोसाइन जीरो हो जाता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इस तरीके से कुछ करेंगे इसमें। तो फिर वहां से पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल आया है, दिस विल कट द this will be cut by orthogonally by the streamlines, ठीक है। This we will do tomorrow. Now अभी हमने वेलोसिटी पोटेंशियल पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट एक डेफिनेशन आती है फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड। वो देखो क्या होता है कि दो कंडीशन है। अब मान लो सपोज योर दिस इज कर्ल ऑफ क्यू, इफ आर कर्ल ऑफ क्यू इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कर्ल ऑफ क्यू। देखो हमारे पास जब हम ये करते थे, जब वो थी एक ग्रेजुएशन में हमने किया था ना, कर्ल डाइवर्जेंस ग्रेडियंट्स वगैरह प्रॉपर्टीज थी, तो एक डेफिनेशन करी थी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की। सो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती थी कि फील्ड को कंजर्वेटिव कब बोलते थे, जब कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज 0, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज क्या है कि क्या बता रही है कि Q इज कंजर्वेटिव, क्योंकि कर्ल किसी भी वेक्टर का 0 होता है विच शोज दैट दैट वेक्टर इज कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। सो अगर यहाँ पे, और जब वो कंजर्वेटिव होता था, जब हमारे पास ऐसी चीज होती है कि अगर इफ वी हैव कर्ल ऑफ सम वेक्टर फंक्शन इज 0, देन वी ऑलवेज फाइंड अ वी कैन ऑलवेज फाइंड अ स्केलर फंक्शन फाई, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते थे वहां पे, सच दैट कि ये जो वेक्टर फंक्शन होता है इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन फाई। और इस फंक्शन को पोटेंशियल स्केलर फंक्शन बोलते हैं यहाँ पे। और ये अभी मैंने डेफिनेशन करी है ऊपर, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला है कि वेलोसिटी पोटेंशियल है। सो फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड कब बोलेंगे, अगर हमारी कर्ल Q 0 हो जाती है, विच ऑल्सो implied बाय Q इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। देन द फ्लो इज ऑफ पोटेंशियल काइंड एंड फाई इज कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल। So necessary and sufficient condition for a flow to be potential is ये सबसे important है कि the necessary and sufficient condition for a flow to be potential kind is curl of that velocity vector is 0। और अब ये चीज 0 हो गई तो हमने पहले से पढ़ा है, जो हमने वेक्टर वाले फंक्शंस करे हैं, कि अगर कर्ल ऑफ सम वेक्टर फंक्शन 0 हो जाता है तो एक स्केलर फंक्शन वी कैन ऑलवेज फाइंड अ स्केलर फंक्शन सच दैट वेक्टर फंक्शन इज माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन। सो जो स्केलर फंक्शन आता है उसको पोटेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और ऊपर किया कि वेलोसिटी पोटेंशियल भी बोलते हैं इस फाई को। तो वो जो होगा उसमें
पोटेंशियल फंक्शन, ये बता रखा है। And if there exists a phi scalar function phi such that q is equals to minus times of gradient of phi, that implies वैल्यू पुट कर रखी है बस इसमें। अब q वेक्टर u v w था, अब ग्रेडियंट ऑफ phi क्या आएगा कि माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ phi के कंपोनेंट कौन से होंगे, del phi अपॉन del x, माइनस टाइम्स ऑफ del phi अपॉन del x, माइनस टाइम्स ऑफ del phi अपॉन del y, माइनस टाइम्स ऑफ del phi अपॉन del z, which implies u equals to this, v equals to this, w equals to this. So these are the equations बता रखी है। जब फ्लो पोटेंशियल काइंड का होता है तो हमारे पास ये इक्वेशंस आती हैं कि वेलोसिटी जो कि कंपोनेंट होते हैं वो उस पोटेंशियल फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स के इक्वल हो जाते हैं, नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स के इक्वल हो जाते हैं। तो कर्ल ये बताएगा कि कर्ल q वेक्टर इज जीरो इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फ्लो पोटेंशियल काइंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरोटेशनल फ्लो। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल जीरो हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड इरोटेशनल वेक्टर। ओके, ये डेफिनेशन we did already जब हम डाइवर्जेंस ग्रेडियंट वगैरह कर रहे थे तो we had a definition of irrotational vectors and rotational vectors। उसमें irrotational वो वेक्टर जो होते थे जिनका कर्ल जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे since the necessary condition to flow to be a potential kind is that this curl of velocity vector is zero, ठीक है, that means velocity vector is basically irrotational वेक्टर। सो इट इसका हमने एक और नाम दे दिया कि ये इरोटेशनल फ्लो भी होता है, बोलते हैं इसको। फॉर सच फ्लो द फील्ड क्यू इज कंजर्वेटिव। ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि सिंस यहाँ पर हमारे पास कंडीशन में कर्ल क्यू जीरो था और हमने पहले से पढ़ा है अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जीरो होता है तो दैट वेक्टर फंक्शन इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस क्यू इज कंजर्वेटिव। इतना समझ में आ रहा है पोटेंशियल काइंड का फ्लो कब बोलते हैं, जब अपना वेलोसिटी वेक्टर कंजर्वेटिव होता है और वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल जीरो होता है, ठीक है। एंड कर्ल जीरो होने पे डायरेक्टली वी कैन फाइंड अ स्केलर फंक्शन सो दैट q इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल फंक्शन, velocity potential. So that kind of flow, this kind of flow is called flow of potential kind, और एक और नाम दे दिया irrotational flow because किसी भी वेक्टर का कर्ल जीरो होता है तो वो irrotational वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ से एक हमने और नाम दे दिया कि irrotational flow kind का एग्जाम्पल है ये। क्लियर है इतना? हाँ इसको कोई भी डाउट हो यस क्लियर है। पंकज, दीपक, मोनिका, स्वाति, हाँ क्लियर है। ओके मैं आगे करती हूँ फिर। अभी क्या पढ़ा हमने, पोटेंशियल काइंड का फ्लो, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो ये जो एग्जाम्पल था ना ये सर ने बताया था कि दिस एग्जाम्पल टू बी डन इन ट्यूट। तो अभी मैं सच बताऊं तो मैंने इसको पढ़ के देखा बट ना इसमें है तो ये मैथमेटिकल, लेकिन मैं चाह रही थी एक बार इसको टीचर ही करवाएं क्योंकि हो सकता है इनमें कुछ एक टर्म्स हो कि वो हमें ना समझ में आए और ज़्यादा अच्छे से वो इलेबोरेट कर पाएंगे। सो दिस एग्जाम्पल विल बी डन, वी विल डू इट इन ट्यूट ओनली, ओके। तो ये एग्जाम्पल हमने भी नहीं किया अभी डिस्कस, ठीक है। ये ट्यूट में क्योंकि सर ने बोला था ट्यूट में करेंगे, सो दिस वी विल डिस्कस इन ट्यूट। अगर नहीं होगा उस टाइम डाउट आया सो वी विल डिस्कस लाइक दिस अगेन। एक बार इसको ट्यूट वाले टीचर ही बता देते हैं पहले, ओके। तो मैंने अभी एग्जाम्पल सर ने भी अभी छुड़वा दिया था ऐसे ही अभी हमने छोड़ दिया है एक बार, ठीक है। ओके ओके नाउ अब आते हैं ये वर्टिसिटी वेक्टर और वर्टेक्स फ्लो वगैरह क्या है। तो देखो ये पढ़ते हैं। एक अलग काइंड का फ्लो आता है अब हमारे पास, दैट इज वर्टेक्स फ्लो, और इसको एक और नाम दिया हुआ है रोटेशनल फ्लो, और यू कैन से दैट। देखो if q vector is the velocity of the fluid such that curl of q equals to 0, that is, ये मैंने कर्ल q को मैथमेटिकल वे में लिखा है
कि दिस कर्ल ऑफ q इक्वल्स टू 0 देन द फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल। ये हमने अभी ऊपर किया है ना कि पोटेंशियल फ्लो हो रहा था यहाँ से, फ्लो इज सेड टू बी फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड, और यू कैन आल्सो से दैट इट इज द पोटेंशियल फ्लो, सॉरी इरोटेशनल फ्लो, ये एक और नाम दिया था। तो वही लिखा हुआ है कि अगर q वेक्टर वेलोसिटी है सच दैट उसका कर्ल 0 है, दैट मींस इट इज कंजर्वेटिव, देन आवर फ्लो इज कॉल्ड इरोटेशनल। अदरवाइज अगर इफ सपोज कि अगर कर्ल मेरा 0 नहीं है, ठीक है, इफ सपोज कर्ल मेरा 0 नहीं है, दैट इज कर्ल ऑफ q इज नॉन जीरो, और नॉन जीरो मतलब कि कुछ ना कुछ एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है, से xi, ठीक है। Suppose curl of q is not equals to 0 and curl of q vector is some vector function which is xi, then the flow is called rotational flow or vortex flow. And xi, this vector xi जिस नॉन जीरो क्वांटिटी की इक्वल आ रही है कर्ल ऑफ q की वैल्यू, ठीक है, वो क्या बोला जाता है, वॉर्टिसिटी वेक्टर बोला जाता है। तो बेसिकली वर्टेक्स फ्लो में एक तो रोटेशनल फ्लो होता है, दूसरी चीज वर्टेक्स फ्लो में कर्ल ऑफ वेलोसिटी नॉन जीरो होता है, तीसरी चीज जो कर्ल ऑफ वेलोसिटी नॉन जीरो होता है वर्टेक्स फ्लो में, तो वो जो नॉन जीरो वेक्टर होता है वो हमारा वर्टिसिटी वेक्टर होता है। समझ आ रही है? तीन चीज है। रोटेशनल क्यों बोला? क्योंकि कर्ल नॉन जीरो होता है इसके अंदर, सो इट इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो। अब कर्ल जीरो होता, नॉन जीरो होता है, दूसरी कंडीशन ये आ गई यहाँ से, ठीक है, कि वेलोसिटी वेक्टर का कर्ल नॉन जीरो होता है, दैट इंप्लाइज वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर पोटेंशियल के दूसरी पोटेंशियल की में जो चीज होती थी वो नहीं होती, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर हमारा यहाँ पर कंजर्वेटिव नहीं होता और वेलोसिटी वेक्टर रोटेशनल होता है। थर्ड चीज कि जो वेलोसिटी वेक्टर है सिंस इट्स कर्ल इज नॉन जीरो, तो वो किसी वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल होगा, वो जो वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड वर्टिसिटी वेक्टर। जैसा पोटेंशियल काइंड में नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन थी कुछ फ्लो को पोटेंशियल होने की, वो क्या थी कि वहां पर कर्ल 0 हो जा रहा था, वेलोसिटी का कर्ल 0 हो जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे उसके अपोजिट में व्हाट इज फ्लो में उसके अपोजिट में क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नहीं, ये तो बाद में पढ़ा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हियर फॉर अ फ्लो टू बी वर्टेक्स इज दैट कि उसका कर्ल ऑफ क्यू है वो नॉन जीरो है, ठीक है। अब अगली मैंने चीज क्या लिख रखी है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ पोटेंशियल फ्लो हियर, अगर मेरे को वर्टेक्स से मेरे को फ्लो से पोटेंशियल फ्लो में जाना है, तो हम भी देख सकते हैं नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर मेरा ये xi 0 हो जाए, दिस वर्टिसिटी वेक्टर 0 हो जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ q 0 आ जाएगा। एंड वी स्टडीड दैट कर्ल ऑफ q 0 होता था तो हमारे पास फ्लो जो था वो पोटेंशियल काइंड का आ जाता था, ये लिखा है, the curl of q is necessary and sufficient condition for a flow to be of potential kind. So if you want to go from vortex flow to potential kind of flow, तो उसके लिए necessary और sufficient condition क्या होगी, xi that is vorticity vector should be 0. So vortex flow में कहीं भी कुछ भी डाउट हो यहाँ पर, so feel free to ask, पूछ लो अभी कुछ भी डाउट है अगर वर्टेक्स फ्लो में। वर्टेक्स फ्लो इज बेसिकली अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ पोटेंशियल काइंड, जो चीजें हम पोटेंशियल काइंड में करते थे उसका सब कुछ अपोजिट वर्टेक्स फ्लो में। वहां पे कर्ल 0 होता था वेलोसिटी का, यहाँ पे कर्ल वेलोसिटी का नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो है तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी के इक्वल होएगा, वो जो नॉन जीरो क्वांटिटी थी उसको हमने वर्टिसिटी वेक्टर बोल दिया। Okay, so is it clear till here? Yes. को भी कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, वर्टेक्स लाइंस। स्ट्रीम लाइन कर ली, पाथ लाइन कर ली, अब वर्टेक्स फ्लो के ही रिगार्डिंग हम वर्टेक्स लाइंस करेंगे। वो देखो क्या है कि लेट टाउ बी अ कर्व, ठीक है, वर्टेक्स लाइन भी बेसिकली कर्व होती है, उन पे भी अब कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। जैसे स्ट्रीम लाइन था, वहां पे क्या था, स्ट्रीम लाइन इज अ सच अ कर्व कि उस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उसकी डायरेक्शन हमेशा फ्लो के डायरेक्शन में होनी चाहिए, फ्लूइड फ्लो के डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो सिमिलर लाइन पे वेलोसिटी लाइन वर्टेक्स लाइन जो होती है वो भी एक काइंड ऑफ कर्व होती है। अब उसकी कंडीशन क्या होती है फॉर दैट कर्व टू बी वर्टेक्स लाइन,
is that let tau be a curve such that tangent at any point of tau coincides with xi. ठीक है, xi मैंने अभी डिफाइन किया है. xi क्या था हमारा, जो वॉर्टेक्स फ्लो आ रहा था तो उसमें कर्ल नॉन जीरो हो रहा था, जो नॉन जीरो वेक्टर था उसी को xi से रिप्रेजेंट किया था, और ये xi जो था दैट इज वर्टिसिटी वेक्टर. ओके, सो वर्टेक्स लाइन क्या होती है, वर्टेक्स लाइन इज अ कर्व टाउ सच दैट उस कर्व पर, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन और दिस वर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन किसी एक एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम होनी चाहिए. ठीक है, देन वी गेट अ वर्टेक्स लाइन. So let tau be a curve such that tangent at any point of tau coincides with vorticity vector that is being represented by xi at any instant of time. Then we get a vertex line. ठीक है, और एक और डेफिनेशन है, ये शायद सर ने अपने नोट्स में दी हुई है. और a vertex line is a curve drawn in the fluid. वही देखो सेम वर्ड्स पे चल रही है, स्ट्रीमलाइन की जो मेरी डेफिनेशन थी उसी सेम वर्ड्स पे चल रही है. बस यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर की जगह हमारा वर्टिसिटी वेक्टर आ गया है. ठीक है, ये है बस डिफरेंस. सो अ वर्टेक्स लाइन इज अ कर्व drawn in the fluid such that the tangent at every point is in the direction of the verticity vector xi at any instant of time, given instant of time. Clear है vertex line? ठीक है, अब हमने स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन करी थी. देखो इसी में ही है ना स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन. हाँ, स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन जब हम कर रहे थे ना तो हमारे पास क्या था कि जो हमारा उस टेंजेंट होएगी वो डायरेक्शन इस पे नहीं है, स्ट्रीमलाइन नेक्स्ट नोट्स में थी. ओके, स्ट्रीमलाइन में क्या था कि जो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट थी वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में थी. ठीक है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. तो मेरे पास ना जो इक्वेशंस आई ना तो वो कैसे आ गई थी, ये तो मैं बताई. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टेंजेंट वेक्टर, समझने के लिए बता रही हूँ. हमारे पास इक्वेशन आई थी, वो आई थी कि टेंजेंट वेक्टर के कंपोनेंट थे और नीचे मेरे वेलोसिटी कंपोनेंट के वेक्टर आ गए थे. अब जो मैं वर्टिसिटी लाइन कर रही हूँ वो भी सिमिलर वर्ड्स पे ही है, बस डेफिनेशन क्या हो जा रहा है कि यहाँ पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ ना तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो वर्टिसिटी वेक्टर के जो डायरेक्शन है उसके साथ मिल रही है, उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही है. सो जहाँ पर हम, इसका मतलब क्या हो सकता है, अगर एक बार हम माइंड लगाएं हमारा थोड़ा कि वहां पे वेलोसिटी थी, वहां यहाँ पर वर्टिसिटी वेक्टर आ गया, बस ये डिफरेंस आया है. तो वहां पे अगर मैंने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिए थे नीचे डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर मेरे क्या आ जाएंगे, वर्टिसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे. तो वही इसकी इक्वेशन में है. देखो वहां पर टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन के साथ कंसाइड कर रही थी, यहाँ पर एट एनी पॉइंट टेंजेंट की डायरेक्शन वर्टिसिटी वेक्टर के साथ कंसाइड कर रही है. तो द मेन डिफरेंस इन दिस इक्वेशन इज दैट डिनोमिनेटर में जो ये कंपोनेंट्स है वहां पे वेलोसिटी के थे, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो वर्टिसिटी वेक्टर के आएंगे. सो इफ सपोज कि कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ xi आर xi1 xi2 xi3, then the equation of vertex lines are given by dx upon xi1, dy upon xi2, dz upon xi3. In general, these do not coincide with streamlines. ये नोट दे रखा है. तो अगर मैं इसका भी प्रूफ करना चाहूँ कि हाउ वी हैव दिस इक्वेशन, सो सेम वर्ड्स पे जैसे हमने स्ट्रीमलाइंस के लिए प्रूफ किया था उसी तरीके से इसके लिए भी प्रूफ हो जाएगा. द मेन थिंग दैट विल कम इन पिक्चर इज दैट वहां पर हमने वेलोसिटी वेक्टर कंसीडर करा था और उसके कंपोनेंट्स u v w लिए थे, that were being the components of the velocity. Here we have verticity vector and verticity vector के components xi1 xi2 xi3. तो जहाँ पर मैंने q लिखा वहाँ पे मैं xi लिख दूंगी, जहाँ पे मैंने u v w लिखा वो यहाँ पर xi1 xi2 xi3 आ जाएगा. और सारा प्रूफ सिमिलर लाइंस पे चलेगा. तो कोई करना चाहे इसका भी प्रूफ, so he or she can do that also. Proof is on similar lines. Q की जगह xi आएगा, xi आएगा तो उसके xi के कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाएंगे जो Q के थे. ठीक है, so the only difference in streamlines and vertex line is that streamline में टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की थी. मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा याद हो जाए.
आई नो मैं बहुत बार बोल चुकी, बट एक बार कर लेते हैं, उसके बाद नहीं बोलूंगी। स्ट्रीमलाइन में क्या कोई था नहीं। कि टेंजेंट में जो कभी भी ड्रॉ कर रही थी ना उस कर्व पे, तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन फ्लो ऑफ द मोशन, फ्लो ऑफ द फ्लूइड की डायरेक्शन में सेम थी। ठीक है, फ्लो ऑफ द फ्लूइड मतलब क्यू की डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। स्ट्रीमलाइन में टेंजेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन सेम थी। एंड हेयर वर्टेक्स लाइन में which corresponds to the vertex flow, यहाँ पे क्या है कि वर्टेक्स लाइन में जब भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो उस टेंजेंट की डायरेक्शन और वर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। सो दिस इज द ओनली मेन डिफरेंस बिटवीन वर्टेक्स लाइन एंड स्ट्रीम लाइंस। कभी आ जाए तो ये बोलेंगे। And you also have one thing is that कि these do not coincide with the streamlines। vertex line है वो कभी भी streamlines के साथ coincide नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्लियर है ना? वर्टेक्स लाइंस क्या होती हैं, वर्टेक्स लाइंस और स्ट्रीमलाइंस के बीच में डिफरेंस क्या है, और वर्टेक्स फ्लो क्या होता है? कोई भी हाँ बता हाँ दो। हाँ। ओके, तो क्लियर। टाइम से होने वाला है, एक बार बस ये कर लेते हैं, ये आज कंप्लीट हो जाए। तो कल हमारे पास ना ऐसा कुछ नहीं बचेगा। एक तो ये करेंगे कि ऑर्थोगोनली कैसे कट कर रहे थे, और एक एक्सेलरेशन वाला टॉपिक है, और एक लोकल पार्टिकल कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये बस थोड़े बहुत टॉपिक रह जाएंगे। तो ये आधे घंटे का टाइम रहेगा, आधे घंटे का काम रहेगा बस कल का। ओके, तो जैसे हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब थी वैसे ही अब ठीक है, बट स्ट्रीम लाइन के कोरस्पॉन्डिंग भाई वर्टेक्स लाइन आ गई, तो स्ट्रीम ट्यूब के कोरस्पॉन्डेंस में वर्टेक्स ट्यूब आ गई, और डेफिनेशन सेम रहेगी। वहां पर स्ट्रीम लाइंस आ रही थी किसी क्लोज कर्व से, यहाँ पे वर्टेक्स लाइंस आएंगी बेसिकली बस। सो वर्टेक्स ट्यूब क्या है कि इफ वी ड्रॉ वर्टेक्स लाइन थ्रू ऑल पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज्ड कर्व वी गेट अ वर्टेक्स ट्यूब, द वर्टेक्स ट्यूब। ये डेफिनेशन होगी। अब आगे द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब बता रखी है ये सब। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। वर्टेक्स ट्यूब क्लियर है? बेसिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसे हमने स्ट्रीम ट्यूब डिफाइन करी थी वैसे ही वर्टेक्स ट्यूब डिफाइन है कि, और द ओनली डिफरेंस इज दैट उसमें हम स्ट्रीम लाइंस ले रहे थे किसी क्लोज कर्व से, इसमें वर्टेक्स ट्यूब में हम वर्टेक्स लाइन लेंगे किसी क्लोज सरफेस से। सो वी कैन ड्रॉ द वर्टेक्स लाइन थ्रू ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज कर्व टी टू फॉर्म अ वर्टेक्स ट्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसी में ही। सर ने तो देखो, सर ने जब नोट्स में दे रखा है ना, तो सर ने डायरेक्ट बोल दिया है उसमें, तो उस समय को लग रहा है शायद कि ये जो प्रूफ है दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ आएगा नहीं, इतना मुझे लग रहा है। आएगा तो भी हम अभी कर लेंगे। सर ने जस्ट उसमें बोल दिया है कि नोट्स में कि दिस इज कांस्टेंट और दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब। अब देखो होती कैसे है वो इसमें बता रखा है। अब वर्टेक्स ट्यूब फिगर 2.3 बेसिकली क्रॉस सेक्शन आएंगे। एक तो क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा, और ट्यूब बनेगी तो यहाँ पे भी कुछ क्रॉस सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले इसने प्रूफ में क्या कंसीडर करे हैं, सरफेस एलिमेंट्स कंसीडर करे हैं, और सरफेस एरिया कंसीडर करे हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स के। सो लेट डेल S1 डेल S2 बी टू सेक्शंस ऑफ अ वर्टेक्स ट्यूब। ठीक है, and let N1 N2 be the unit normals to this section। ये है डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे करते करते मेरे पास ये एक ट्यूब आ गई है। इसको थोड़ा सा ना 2D 3D में देखने की कोशिश करना कि ऐसे ट्यूब बन जा रही है। जब मैं चारों तरफ हर पॉइंट पे जब मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ तो एक ये ट्यूब सी आ रही है मेरे पास। जस्ट लाइक सिलेंडर शेप। हाँ, सिलेंडर की तरह। ठीक है, तो मान लो कि उसने ये दो सेक्शंस ले लिए हैं कि डेल S1 डेल S2 दो सेक्शन ले लिए वर्टेक्स ट्यूब के, और N1 और N2 उसने नॉर्मल वेक्टर ले लिए
यूनिट नॉर्मल्स आउटवर्ड नॉर्मल होगा, दोनों बाहर की ओर जाएंगे, यही है, दोनों आउटवर्ड नॉर्मल है। हाँ देखो ये बोल रखा, लेट n1 एंड n2 बी द यूनिट नॉर्मल टू दिस सेक्शन ड्रॉन्स आउटवर्ड ऑफ द फ्लूइड बिटवीन देम। ठीक है, ये फ्लूइड था तो इसके बाहर की ओके 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 ओके, तो ये मान लो इधर की तरफ होगा। ठीक है, सो ऐसा कुछ वर्टेक्स ट्यूब है अपने पास, और ये दो क्रॉस सेक्शन ले लिए, और उस क्रॉस सेक्शन में इसने उसके कोरिस्पॉन्डिंग दो नॉर्मल यूनिट नॉर्मल्स ले लिए दैट आर इन द डायरेक्शन आउटवर्ड्स ऑफ द फ्लूइड। ऑल्सो लेट डेल एस बी द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब। इस वर्टेक्स ट्यूब का डेल एस एक कर्व्ड सरफेस ले लिया, तो हो सकता है बीच वाला लिया होगा जो भी। सो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो गया, एक तो ये दो क्रॉस सेक्शंस वाला एरिया डेल एस वन डेल एस टू वाला, और एक कौन सा हो गया जो ये कर्व्ड सरफेस का एरिया था। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस एलिमेंट, एंड टोटल वॉल्यूम उसने डेल वी से रिप्रेजेंट कर दी, दैट डेल एस कंटेन्स। नाउ अब हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी हुई है ना, एफ डॉट एन डॉट वी क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वी डीवी। अगर मेरे को सरफेस एरिया से वॉल्यूम में चेंज करना है, दिस इज बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। ये नेट पे एक बार देख सकते हो, अगर किसी को ध्यान नहीं आ रही है वहां से आपको पता चल जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट ऐसी होती है और ओवर एनी सरफेस होता है, तो उसको वॉल्यूम में चेंज कैसे करते हैं, वो डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर बन जाती है और ओवर दैट वॉल्यूम हो जाती है। सो दिस इज बेसिकली जाई जो था वर्टिसिटी वेक्टर था अपना, तो एन डॉट जाई इज इक्वल्स टू ds is equals to divergence of xi dv which is equals to 0। क्यों 0 है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ xi है एंड xi इज वर्टिसिटी वेक्टर, और मैंने वर्टिसिटी वेक्टर कब आया था मेरा ऊपर देखो रिप्रेजेंट किया था कि जो कर्ल ऑफ q नॉन जीरो हो रहा था, और कर्ल ऑफ q का ही q को ही हमने xi लिखा था। तो वी हैव सिंस दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ xi, अरे यार कहाँ पे गया, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ xi। अब वैल्यू पुट करो, दिस इज इक्वल्स टू दिस डेल डॉट xi की वैल्यू होगी कर्ल ऑफ q, एंड सिंस वी नो दैट ये प्रॉपर्टी होती है कर्ल डाइवर्जेंस की, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0। ठीक है, मैं डाइवर्जेंस लेती हूँ उसका कर्ल लेती हूँ ना, तो वो 0 आएगा। सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0। यहाँ पे यही है ना कि डाइवर्जेंस ऑफ xi की वैल्यू है कर्ल ऑफ q, सो दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ q, एंड वी नो दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0, तो ये यहाँ से 0। दिस इंप्लाइज क्या, ये जो है इंटीग्रल इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब ये डेल एस था, डेल एस की वैल्यू क्या थी, ds डेल एस वन डेल एस टू। तो जो सरफेस था ये पूरा, जो पूरे पे हमने इंटीग्रल लिया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था, एक तो कर्व्ड एरिया इसका, ठीक है ट्यूब का, एक दो क्रॉस सेक्शन जो मैंने कंसीडर करे थे उनका एरिया। सो इसको मैंने तीनों में ऐड करके लिख दिया, तीनों इसे कंपोनेंट्स वाइज कंसीडर कर रही हूँ। तो डेल एस इज इक्वल्स टू ओवर ds1 प्लस ds2 प्लस ds इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल था। नाउ एट जब मैं कर्व्ड एरिया कंसीडर कर रही हूँ ना, कर्व्ड एरिया कंसीडर कर रही हूँ, तो उस कर्व्ड एरिया पे एन डॉट जाई जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जो ये जाई जो है वो टेंजेंशियल है कर्व्ड सरफेस के, एंड एन वेक्टर जो था वो नॉर्मल था। ठीक है, तो बेसिकली ये जो था वो टेंजेंट पे आ रहे थे ये वेक्टर, एंड दिस एंड वेक्टर इज नॉर्मल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट। तो एन डॉट जाई दैट इंप्लाइज व्हाट कि इन दोनों के बीच में कोसाइन जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो ये थी वो 0 हो जाएगी। तो कर्व्ड एरिया में सिंस द नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द जाई, दिस वर्टिसिटी वेक्टर, बिकॉज वर्टिसिटी वेक्टर इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर जो कर्व्ड सरफेस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग में जो हमारा इंटीग्रल था वो 0 हो जाएगा। दैट इंप्लाइज व्हाट कि हमारे पास ये बचेगा और ये बचेगा, डेल एस वन वाला बचेगा और डेल एस टू वाला बचेगा। अब वी हैव फिर इसने इसको इंटीग्रल सोल्व करके इसको लिख दिया है कि
अब हम ये करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ओवर डेल एस वन डी एस इज इक्वल्स टू डेल एस वन और इनटू दिस ये बाहर वाला और ऐसे ये लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू जीरो और अगर ये चीज होती है तो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि एन डॉट जाई डी एस जो है बेसिकली वो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ओवर एवरी क्रॉस सेक्शन डेल एस ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब. So और this value is called the strength of the vertex tube. So यही जो चीज होती है कि n dot verticity vector का mod into में del of s which where del s is every cross section, कोई भी cross section ले रही हूँ मैं vertex tube का, this is known as the strength of the vertex tube. Okay, this quantity is known as strength of vertex tube और ये constant होती है. A vertex tube whose strength is unity is known as unit vertex tube. ये मैंने बता रखी है एक चीज. तो हमने अभी क्या पढ़ा, वर्टेक्स ट्यूब क्या होती है, वर्टेक्स ट्यूब क्या होती है, क्लोज्ड कर्व से जब हम वर्टेक्स लाइन ड्रॉ करते हैं सो वी गेट अ वर्टेक्स ट्यूब एंड अ वर्टेक्स ट्यूब हैज आल्सो strength which is known as the strength of the vertex tube and strength of the vertex tube is given by this quantity and this quantity is constant. strength जो होगी vertex tube की constant रहेगी, इससे ये भी पता चल रहा है. और फिर हमने एक और चीज करी कि अगर जिस वर्टेक्स ट्यूब की स्ट्रेंथ यूनिटी हो जाए दैट इज 1 हो जाए इज कॉल्ड अ यूनिट वर्टेक्स ट्यूब, ठीक है. अच्छा और एक और चीज है कि जो वर्टेक्स लाइंस होती है ना वो इंटरनल पॉइंट्स इन द फ्लूइड ओरिजिनेट नहीं होती, ठीक है. मतलब वर्टेक्स लाइन जो होती है वो क्या तो आप बोल सकते हो कि क्लोज्ड सरफेस जो होते हैं ना उस पे से ही बाउंड, देखो इसमें लिख रखा है कि इक्वेशन 4 shows that the total strength emerging from S is equals to the entering S. This means that the vertex line, ये चीज मतलब एक बार माइंड में रखने वाली है. द वर्ट इसका मेरे पास कोई प्रूफ वगैरह इसमें है नहीं, ऐसा सिर्फ एक रिमार्क में रखा है. द वर्टेक्स लाइंस कैन नॉट ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट इंटरनल पॉइंट्स इन अ फ्लूइड. They can only from closed curves or terminates on boundaries. ठीक है, तो ये क्लोज्ड कर्व से ही इंजेक्ट होती हैं और टर्मिनेट होती है यहाँ पे बाउंड्रीज पे, इंटरनल पॉइंट्स पे ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती है. ये बोल रखा है बेसिकली इसमें. और बाद में सर्कुलेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, देखो इफ सी इज अ क्लोज्ड कर्व ड्रॉन इन अ मूविंग फ्लूइड एंड इफ एस डिनोट्स an area contained by C, then the circulation T of the fluid velocity Q is defined to be, ये definition दे रखी है circulation की, वो क्या होता है, line integral over that curve C, closed curve C of Q dot ds and which is equals to Q dot dx को इसमें फिर बदल रखा है, ठीक है, क्योंकि जाई कर्ल ऑफ v था तो यहाँ से आ जाएगा, ये भी कोस डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह कुछ लगाइए तो वहां से आ गया हमारे पास. और ये बता रखा कि पोटेंशियल फ्लो होगा तो सर्कुलेशन राउंड एनी क्लोज सर्किट इज क्लियरली जीरो, क्योंकि क्लोज सर्किट है तो हमें पता है लाइन इंटीग्रल जो होता है वो क्लोज कर्व पे जीरो हो जाता है. सो यहाँ से बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सर्कुलेशन जीरो आ जाएगा, ठीक है. तो जितना सिलेबस में वो यही है कि वर्टेक्स लाइन क्या होती है, वर्टेक्स ट्यूब की डेफिनेशन बता दी, और अगर ज़्यादा ये आता है कि स्ट्रेंथ कैसे क्या होती है किसी वर्टेक्स ट्यूब की, तो दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वी आल्सो डिड द प्रूफ. तो अगर प्रूफ आ भी जाए सो वी कैन डू इट नाउ. और हमने क्या किया कि अगर स्ट्रेंथ यूनिटी हो जाए किसी वर्टेक्स ट्यूब की तो वो यूनिट वर्टेक्स ट्यूब हो जाती है. एंड देन वी हैव अ रिमार्क कि वर्टेक्स लाइंस आर नेवर और कैन नॉट ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड. ये इन पॉइंट्स के बीच में टर्मिनेट नहीं होंगी वर्टेक्स लाइन, या ओरिजिनेट यहाँ से नहीं निकलेंगी. वर्टेक्स लाइन क्या तो हमेशा क्लोज्ड कर्व से, ठीक है, और टर्मिनेट हो सकती है वो बाउंड्रीज पे, यही बोल रखा है. दे कैन ओनली फ्रॉम क्लोज्ड कर्व्स और टर्मिनेट ऑन बाउंड्रीज. सो ये थी वर्टेक्स लाइन और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी बस ऐसे कुछ बचा नहीं है, तो ये वाला बचा है लोकल. अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो वर्टेक्स लाइन वर्टेक्स ट्यूब में, स्ट्रेंथ हो वर्टेक्स ट्यूब में, तो वो पूछ सकते हैं.
डेफिनेशन में तो कोई इशू नहीं है बट जो प्रूफ हमने अभी डेरिवेशन की थी ना उसमें जो थर्ड पॉइंट थे एक बार वो बताना। मुनिका एक बार वो बताना क्या था पॉइंट वो हाँ ये वो वाला ये बी वाला हाँ हाँ एक मिनट देखो in a cross section ds of the vertex tree ये बेसिकली अगर इन दोनों का सम 0 हो रहा है तो ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी ना, इसको कैसे बताएंगे? सी दिस इज सम स्केलर है ना, कि डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी कुछ स्केलर ही है। इसको ना एक जो होगा वो दूसरे के सम माइनस टाइम्स ऑफ दैट आ रहा है, ठीक है? तो ये जो थर्ड इक्वेशन आई पहले ये बता दे ये कैसे आई। ये तो हमने इससे कर ली ना यार, कि जो इसके अराउंड जो होगा जो कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि जाई जो था टेंजेंशियल था कर्व सरफेस के और एन नॉर्मल डायरेक्शन में था, तो टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन के बीच में जो कोसाइन था वो 90 डिग्री हो गया था, तो इसीलिए जो डॉट प्रोडक्ट थी एन डॉट जाई ये 0 हो गई, तो दैट मीन्स ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, ठीक है? फिर बचेंगे कौन से, ये और ये इंटीग्रल्स, ठीक है? अब मैं इस पे लूंगी तो एन डॉट जाई तो बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास ये कुछ स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, इंटीग्रल ओवर डेल एस वन ऑफ डी एस, इसका लेंगे तो सम एस आ जाएगा, और तो इंटीग्रल लेंगे तो डेल एस। हेलो, हाँ हाँ समझ आ गया। ठीक है, और इधर से ये कैसे हुआ, ये मुझे भी वो थोड़ा वेक्टर वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है जो नीचे 3 सोर्स डेड लिखा है ना मॉडुलस हाँ के, उसी का वेक्टर फॉर्म है, आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, बेसिकली वेक्टर फॉर्म है। अब आप दिस इसको ऐसे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस, है ना? नहीं शायद वो तो नहीं हो पाएगा, तो उससे तो मैं कुछ कांस्टेंट नहीं बोल सकती। अरे वेक्टर फॉर्म है बिकॉज ये n1 डॉट जाइवन साइवन है, पहले में 1 है और दूसरे में 2 है, तो ओके ओके और n1 जो है वो डार्क कलर से है, तो ये वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा ओके, हाँ हाँ, तो उससे कांस्टेंट कैसे बोल रहे हैं? है बिकॉज 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट वेक्टर का 0 के इक्वल आ रहा है। उससे तो नहीं वो बोलेंगे कांस्टेंट हो यार, गया, क्वेश्चन तो इशू। ये बोलना चाह रहे हो तुम? क्योंकि जो हमने फर्स्ट सेक्शन कर लिया है ना वो सेम माइनस ऑफ लास्ट सेक्शन आ रहा है, तो और बीच में तो 0 ही आ रहा है, पर हाँ कांस्टेंट कैसे होगा वो आइडिया नहीं लगा। श्रे एक बार बताना जो तुम बोल रहे थे, एक बार इस पे ये आप जो कह रहे हो ना, इस पे ओपन करो, पीडीएफ ओपन करो, यस हाँ बोलो। इस पे बेसिकली देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म ही प्रिंट कर रहा है, बट कांस्टेंट ओवर एवरी सेक्शन कह रहे हैं ना, तो ये कैसे कह रहे हैं, ये मुझे भी ये मतलब मुझे भी अब डाउट हो ये गया है। चलो देखते हैं, फिर कल क्लियर डिस्कस करेंगे करते हैं, नेक्स्ट इसको, के ठीक है, क्लास में कल देखते हैं। दोबारा हाँ क्लियर करेंगे। और यस, सब कुछ समझ में आया, और जो मैंने हाँ डेफिनेशन दी है फ्लो हाँ वगैरह हाँ, वगैरह, डेफिनेशन क्लियर है, बस ये प्रूफ में यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था पहले भी। ये वाला हम करेंगे कल दोबारा, हाँ श्योर ठीक है? श्योर, थैंक यू और सो अच्छे मच, से क्लियर। थैंक यू सो मच और आरती। पीडीएफ बनाया नहीं क्या तूने, मतलब वैसे कंप्लीट करी नहीं क्या तूने? हाँ हेलो, हाँ बोलना। नोट आउट नहीं किया होगा तुम्हारा कॉपी वगैरह में ये? हाँ किया हुआ है ना, एक मिनट देखते तो हैं। वो पीडीएफ भी शेयर कर देना, वो तो शायद खत्म हो गया होगा, जो कल परसों शेयर किया था ना, 10 पेज थे हाँ उसमें वो। वो हो गया है, और ये वाला जो मैंने ये अभी भी कर करवाया है ना, ये कर रखा है, देखो ये रहा।